जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वाटर कलर का एक और ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम फिर वाटर कलर का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। आज हम शाम का दृश्य पेंट करेंगे। जो हमारा इवनिंग का टाइम होता है उस समय कैसा दिखता है, स्काई कैसा दिखता है, पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, पानी में उसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है। तो आज हम इसी को पेंट करेंगे। मैंने एक इमेज कहीं देखा था तो वो मेरे दिमाग में था और मैं इसे फुल मेमोरी से ही बना रहा हूँ, यानी कि मैं बिना इमेज के बिना किसी कहीं देखे जो मेरे दिमाग में मैंने उस इमेज को देखा था उसको मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। अब मैं पेंट कर रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ। तो देखिए ये फैबियानो का ही पेपर है, कुछ 180 GSM के आसपास होगा। इसमें सिकुड़न थोड़ा ज़्यादा आता है, पतला है, मोटा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे सिकुड़न आया हुआ है वॉश करने के बाद। खैर अभी इसका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाद में कि कैसे हम लोग बिना सिकुड़न के कर सकते हैं। पूरा पेपर ही पानी में भिगा कर ज़मीन पर लगाना चाहिए था। कांच के ऊपर अगर लगा देते और पीछे से बैक साइड भी भिगा देते तो शायद ऐसा नहीं होता, इस तरह से फूलता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग करेंगे, जो जहाँ भी होगा सुधारेंगे गलतियाँ और चीज़ें। उस उतना बड़ा हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं था जिसमें अगर मैं प्लाई के ऊपर पानी लगाता बैक साइड में तो वो ठीक नहीं था, प्लाई भी ख़राब हो जाती और प्लाई का कलर भी आ जाता पेपर पे बैक साइड में। तो इसलिए मैंने किया नहीं। कांच होता, एक्रेलिक का कुछ बोर्ड होता तो शायद मैं करता, या फिर मेरा कुछ लकड़ी का बोर्ड होता अलग सा। ये गंदा बोर्ड है, उतना अच्छा नहीं है, प्लाई बोर्ड है तो प्लाई का कलर छूट सकता है, इसलिए मैंने वो किया नहीं। तो दोस्तों अब मैं देखिए वॉश के बाद क्रिम्सन लिया हूँ और मैंने एक बीच में येलो रेनबोज का जो है एक सूर्य का एक स्पॉट रखा हूँ, वहाँ पे बिल्ली रखा हूँ, स्काई में भी रखा हूँ और वाटर के क्षेत्र में भी जो हमारा है वहाँ पर भी मैं रखा हूँ। उसके बाद मैंने क्रिम्सन लिया है और क्रिम्सन मैंने वहाँ लगाया और अब मैं थोड़ा येलो लगा रहा हूँ और येलो रेनबोज ही है और कोई कलर भी है। रेनबोज और ये क्रिम्सन मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा सा। दोस्तों आपको काम करते समय ही डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हमारा जो है वो रहेगा, कौन सा कलर हम मिक्स करेंगे, कौन सा कलर मिलाएंगे, वो उसी समय डिसाइड करते हैं। वो पहले से डिसाइड नहीं हो सकता, काम करते करते ही होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सन के आसपास बस डार्क कलर लगा रहा हूँ ताकि वो हमारा सन ब्राइट दिखे। अभी और ये जो है मिक्स करूँगा मैं। ये देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा पर्शियन ब्लू लिया है और कोबाल्ट, हल्का सा उसमें कोबाल्ट भी डाला है और उसको जो है मैं वॉश कर रहा हूँ। उसका ऊपर में वॉश किया। अभी ये बह कर आएगा नीचे। इसको मैंने इसलिए खड़ा किया है कि थोड़ा सा फ्लो नीचे की तरफ अच्छे से आए ताकि कट ना लगे। जो हमने ब्लू लगाया है, येलो लगाया है या फिर जो है क्रिम्सन लगाया है तो वो आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए, ज़्यादा कट ना दिखे।
कि येलो अलग हो गया, येलो पट्टी अलग हो गया, ब्लू पट्टी अलग हो गया, जो मैंने कलर लगाया मर्जिंग हो जाए आपस में। दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने जो है ना पर्शियन ब्लू नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने कोबाल्ट हल्का सा लिया है। और ये अपना जो आप ऊपर साइड देख रहे हैं उसमें मैंने अल्ट्रामेरिन यूज किया है। और ये देखिए मैं यहाँ भी अल्ट्रामेरिन ही यूज कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं जो पिंक विंक मेरे पैलेट में है उसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब ये मैं थोड़ा सा जो वहाँ पर कुछ पेड़ हैं मैंने बनाऊँगा तो उसके लिए मैं वॉश कर रहा हूँ। ये मैंने ये अंबर लिया है और अंबर है, ब्लू है, ब्लू में जो है अल्ट्रामेरिन ब्लू है। थोड़ा अंबर है, थोड़ा ग्रीन भी है। अभी जहाँ पे मैंने पेड़ बनाने का सोचा है वहाँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा कलर दे रहा हूँ, वॉश कर रहा हूँ। ये जो सन है वो हमारे पेड़ों के बीच से पीछे से झांकेगा, तो ऐसा मैंने एक फ़ोटो देखा था कहीं वर्कशॉप में, शायद फेसबुक में देखा था, तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था कि मैं ऐसे बनाऊंगा ज़रूर। और वही मैं बना रहा हूँ। दोस्तों वाटर कलर में पेपर अगर अच्छा हो, ये सिकुड़न नहीं आना चाहिए था। मुझे तो बहुत अफसोस है कि ये इसमें सिकुड़न आ रहा है। अब जो भी है मैं इसी में पेंट करूँगा, एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए काम करते समय, और किसी भी चीज़ से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, और हालांकि इसमें जो कलर हुआ है थोड़ा फ्लो, तो जिस तरह से पेपर मुड़ा है उस तरह से स्काई का थोड़ा हल्का हल्का सा इम्प्रेशन आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, पेंटिंग तो बनेगी ही। मेन है कि अगर आप अपनी गलतियों से या फिर पेपर जो भी है इन सब चीज़ों को बाद में आप सुधार सकते हैं। आप अच्छा पेपर लीजिए, अच्छे से उसको अच्छा पेंट लीजिए, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, मेरे पास जो है पेपर तो ठीक है, पेपर जो कलर का इफ़ेक्ट आता है वो बहुत बुरा नहीं है, लेकिन सिकुड़न आ गई है इसमें और वही मुझे खटक रहा है थोड़ा। अब आगे मैं सोचूंगा कि अगर मुझे इस पेपर पे काम करना है तो मैं इसको किसी ग्लास पर, ग्लास के टॉप पर, या ग्लास इतना बड़ा ग्लास होना चाहिए और उसके, या फिर एक्रिलिक का शीट होना चाहिए, और पेपर को भिगा के पूरा बैक साइड भी भिगा कर उसको तो काम करना चाहिए। बैक साइड भिगा दो, फिर उसके बाद आगे से वॉश करो, बढ़िया से बैक साइड भिगा के इसको ग्लास पर डाल दे, एक्रिलिक पर रख दे। उसके बाद फ्रंट साइड भी गीला रहेगा, तो दोनों साइड पेपर गीला कर, फिर एक साइड जो फ्रंट साइड में आप जो है अपना काम कीजिए, तो शायद इतना पानी पीछे साइड रहने की वजह से वो पकड़ कर रखेगा ग्लास उसको, तो पेपर जो है, पेपर और ग्लास आपस में चिपक जाएगा, तो सिकुड़न नहीं आएगी। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, वही करना चाहिए था।
फ़िलहाल कोई बात नहीं, काम चालू है। अब देखिए मैं पानी में भी वॉश कर दिया हूँ और यहाँ पर भी मैं अल्ट्रामेरीन ले रहा हूँ। उसको उसमें थोड़ा बन टेम्बर है, थोड़ा क्रिम्सन है और लेके अपने अनुसार वहाँ पे कुछ कचरा जैसा आ गया है तो मैं उसे उठा रहा हूँ। दोस्तों, वाटर कलर में गीले में बहुत सारा काम कर लेना चाहिए जितना हो सके। फिर बाद में उसको अलग अलग टाइप की टेक्निक है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो मुझे लगता है कि गीले में ज़्यादातर काम निपटा देना चाहिए, जितना वेट टू वेट में निपटा दें फिर बाद में उसे तो उसका इफ़ेक्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। अब जैसे पानी का रिफ्लेक्शन है, स्काई है, पेड़ का जो फर्स्ट सेकंड टोन है वो सब हो जाना चाहिए। सेकंड टोन तक का काम उसमें फ्लो में हो जाना चाहिए। तो जब वेट टू वेट करते हैं गीले में देखिए मैं ब्रांचेस बना रहा हूँ ट्री की और थोड़ा बहुत उसमें और उसकी कलर की डेंसिटी, कलर ज़्यादा पानी कम ले लगा रहा हूँ अब सेकेंड टोन टाइप, ताकि वो मिक्सअप होके गीले में ही कहीं लाइट कहीं डार्क और देखिए दोस्तों, मेरे चैनल अभी नया है, मेरा ये चैनल अभी नया है, ये मेरा चैनल नहीं आपका चैनल है, समझिए इसको। और इस चैनल के को लाइक कीजिए, इसकी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती लाइक कीजिए, आपको पसंद नहीं है आप फिर भी लाइक कीजिए, नहीं। और मेरे ख्याल से आपको पसंद आता होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों का भाई दिमाग में कुछ और चलता है, वो हमसे बड़े आर्टिस्ट हो तो उनको ना समझ में आए कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो पाए और मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और भी वीडियो बनाते रहूं, अच्छा काम आपको ला के सिखाते रहूं। जो भी मेरे से संभव हो, जो मुझे आता है, जितना आता है, जितना मैं कर पाता हूं, वो मैं आपको पूरा ईमानदारी से देने का यहाँ प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए मैंने पानी में जो रिफ्लेक्शन होता है पेड़ का, जो मैंने ऊपर में पेड़ बनाया था वहाँ पे मैंने कलर लगाया था, उसका रिफ्लेक्शन मैं पानी में भी दे रहा हूँ। पानी में भी मैं उसी हिसाब से कलर लगा रहा हूँ ताकि वो गीले पर ही मिक्स हो जाए। ठंड का टाइम है दोस्तों, तो वेट टू वेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, जल्दी पेपर सूखता नहीं है। गर्मियों में तो बहुत जल्दी से पेपर सूख जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है मतलब, इसलिए गर्मियों में वेट टू वेट करने में थोड़ा सा समस्या होती है। लेकिन ठंड का मौसम में इतना परेशानी नहीं है, थोड़ा देर में सूखता है पानी।
देखिए दोस्तों, अब ये मेरा फर्स्ट टोन हो चुका है। अब मैं इसे पहले अच्छे से सुखा लूँगा और जो हमारा हेयर ड्रायर है उससे हम अच्छे से सुखा देंगे। और क्योंकि इस समय सर्दियों का टाइम है, मैं नाइट में शाम के समय ये पेंटिंग कर रहा हूँ, तो ठंड है, पेपर देर में सूखेगा, बहुत टाइम लगा देगा, तो मैं नेचुरली इसको सुखाने में असमर्थ हूँ इस समय और सहारा ले रहा हूँ मैं हेयर ड्रायर का, ताकि पेपर सूख जाए तो मैं आगे काम कर पाऊँ। नहीं तो फिर छोड़ देंगे तो फिर अगले दिन ही काम होगा, और मैं छोड़ना नहीं चाहता, अभी मेरा मन है काम करने का। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सूरी बनाना था, उसको मैं थोड़ा सा साफ पानी और लेकर ब्रश लेकर मैं वहाँ सबसे पहले कलर उठा रहा हूँ टिश्यू पेपर से, कि वहाँ जो भी कलर लगा है वो उठ जाए। अब यहाँ मैं येलो कलर लगाऊंगा, येलो कलर लगा रहा हूँ। नीचे भी मैं पानी में भी मैं उसका रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा, तो मुझे वहाँ से भी कलर उठाना होगा और वहाँ भी येलो कलर मुझे देना होगा। येलो, फिर उसमें थोड़ा सा साइड में ऑरेंज करके, तो उसका जैसे बीच में ज़्यादा येलो है और साइड जब वो जा रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उधर थोड़ा ऑरेंज हो गया। इसी हिसाब से पेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अभी कैमल कलर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे पास कैमल कलर ही है, तो मैं कैमल कलर से ही बना रहा हूँ। ये अपना इंडियन ब्रांड है, सस्ता भी है और मेरे पास सुविधा इसी की है। अभी मैं महंगे कलर और पेपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसे खरीदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत महंगे वाटर कलर्स हैं, पेपर हैं, तो उतना एफोर्ड नहीं कर पाऊँगा मैं अभी। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हो सकता है कि मैं आगे महंगे कलर और पेपर का भी इस्तेमाल कर पाऊँगा। मुझे उम्मीद है आपके सपोर्ट से मैं कर पाऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर। अभी तुरंत मैं महंगे कलर और पेपर इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। जो भी मेरे पास है मटेरियल, उसी मटेरियल में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं उसको, अपनी पेंटिंग को अच्छा, उसी में हम कैसे काम कर सकते हैं, ये हर आर्टिस्ट को आना चाहिए। अब देखिए, मैं वहाँ पे कुछ बैक साइड में पेड़ के नीचे पीछे कुछ झोपड़ियाँ दो है, तो मैं वहाँ पर झोपड़ी बनाऊँगा। उसके लिए मैं उसके टॉप का जो कलर है, जो पेड़ का कलर आ गया था, उसको मैं साफ पानी और ब्रश और टिश्यू पेपर के माध्यम से उठा लिया हूँ। मैं झोपड़ी बनाऊँगा और वहाँ की जो बैक साइड की ज़मीन है उसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, पानी से अलग कर रहा हूँ। पानी और ज़मीन का डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ताकि ज़मीन अलग दिखे और पानी अलग दिखे।
दोस्तों कैमल कलर में भी अच्छा काम होता है और अच्छा करने वाले कैमल में भी अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन अच्छे कलर की ज़रूरत तो हमें है ही, और अच्छे कलर की ज़रूरत है, और अच्छे पेपर की ज़रूरत है। मटेरियल जितना अच्छा होता है तो काम उतना अच्छा निकल कर आता है। खासकर पेपर और कलर, जब आप वाटर कलर की बात करें तो उसमें अच्छा होना ही चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी इसी में काम चलाएंगे, सीखेंगे। सीखने के लिए बिगनर्स के लिए कैमल बहुत बढ़िया कलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टोन हमें नहीं मिल पाते हैं इसमें, जब बहुत ही ब्राइट टोन जो चाहिए कहीं कहीं वो नहीं मिल पाता। कुछ ब्रांड में ब्राइट टोन बहुत अच्छे हैं और उसमें जो ब्राइटनेस आती है वो इसमें नहीं आ पाती है उतना, या शायद मेरे कलर लगाने में कोई कमी हो तो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो महंगे कलर है उनकी ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा होती है और उनका फ्लो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पेपर का भी यही हाल है, पेपर जितना बढ़िया होगा काम उतना अच्छा निकलेगा आपका। अलग करने वाले अच्छा काम करने वाला अच्छा काम निकाल सकते हैं, पेपर पे भी निकालते हैं और साधारण पेपर पे भी काम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं ट्री की ब्रांचेस वगैरह बनाऊंगा, अपने ट्री के ब्रांचेस को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। दोस्तों मैंने ये चैनल बनाया है आपके लिए, ताकि मुझे जो भी आता है, जो भी बिगनर्स हैं, मैं उन्हें सिखा सकूं और उसका लाभ ले सकें, बिगनर्स सीख सकें। हर आर्टिस्ट की टेक्निक अपनी अपनी होती है तो, और भिन्न होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। उन्हें समझना और उसके अनुसार फिर काम करना ये ज़रूरी है। और हर आदमी, क्योंकि हर आदमी यहाँ अलग तरीके से अपना काम करता है, तो जाहिर सी बात है टेक्निक अलग हो जाती है, उसके काम करने का तरीका अलग हो जाता है, उसके कलर मिक्स करने का तरीका अलग, उसके कलर भी अलग हो जाते हैं। वो जिन कलर का इस्तेमाल करता है वो दूसरा आर्टिस्ट नहीं करता है। तो अलग अलग आर्टिस्ट की बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सबकी काम अपने अपने जगह बहुत बेहतरीन होते हैं। बस यही है कि उसमें टेक्निक में फ़र्क होता है, एक दूसरे की टेक्निक सीखते हैं हम लोग और जानते हैं, समझते हैं, फिर अपनी एक टेक्निक बन भी जाती है। जब हम ज़्यादा काम करते हैं और जब हम ज़्यादा काम करने लगते हैं तो वो टेक्निक कुछ अपने आप बन जाती है, हमारी टेक्निक खुद निकल कर आ जाती है कि हमारी टेक्निक क्या है। हम दूसरे का देखते तो ज़रूर हैं, समझते हैं और समझना चाहिए, लेकिन बहुत कॉपी करने की किसी को ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे आप जब काम करना चालू करेंगे तो आपको आपकी टेक्निक खुद ही निकल कर आ जाएगी कि आपको किस तरीके से काम करना पसंद है और आप किस तरीके से काम करते हैं और अपने काम को आप किस तरीके से निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। ये अपने आप आता है, और लेकिन काम रेगुलर करना पड़ता है उसके लिए। तो काम करते रहिए बराबर। आप को अगर कुछ पूछना हो मुझसे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा आप पूछ लीजिए, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा। और लाइक कीजिए। और दूसरा चीज़ है कि मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है कि मैंने कहा क्या किया और कैसे क्या है, तो अगर कुछ आपको पूछना हो, कुछ जानकारी लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और सीख रहे हैं,
अगर वो लोग कुछ बनाएं और बनाकर मुझसे पूछना चाहते हों, मुझसे जानकारी चाहते हों, अपनी पेंटिंग को दिखाना चाहते हों, तो मुझे दिखाएं। मैं उनमें कमियां बताऊंगा क्या है, आप उसे कैसे सुधार सकते हैं, और कुछ अच्छाइयाँ होंगी जो मैं बताऊंगा आपको। आपकी पेंटिंग में क्या अच्छाइयाँ हैं, उसे आप बरकरार रखें, कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी जो है ना रिव्यू मैं आपको दे सकता हूँ, तो आपको बता सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और हो सकेगा तो वीडियो में भी आपको दिखेगा। और अगर कोई मेरी पेंटिंग ख़रीदना चाहे तो मैं सेल भी करता हूँ, और वो मुझसे ले सकता है, तो मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। मैं पोर्ट्रेट भी करता हूँ, मैं अभी पोर्ट्रेट पे आया नहीं हूँ, पोर्ट्रेट भी दिखाऊंगा। मैं हर तरह का काम करता हूँ, मैं किसी चीज़ में बंधता नहीं हूँ। मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट से लेके हर चीज़ करता हूँ जो मेरे अंदर से निकलता है। आर्ट में मैं बंध के रहना नहीं चाहता, मैं बंधना नहीं चाहता हूँ कि मेरा यही एक टेक्निक है, यही एक तरीका है। अरे खुला हुआ है, आर्ट बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें इसका फील्ड बहुत बड़ा है। इसमें आप जब देखते हैं, आप करते हैं, प्रभावित होते हैं। अलग अलग चीज़ें सीखना, अलग अलग टेक्निक सीखना। वाटर कलर, पेस्टल कलर हो सकता है, चारकोल हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑयल कलर हो सकता है, एक्रेलिक कलर हो सकता है। वो सब प्रभावित करता है मुझे आर्ट ही प्रभावित करता है। जहाँ भी आर्ट मुझे दिखता है मैं उससे प्रभावित होता हूँ, मेरे मन को जो है सुकून मिलता है उससे। और जहाँ भी अच्छा काम देखने को मिलता है ना, वो उसको मैं देखता हूँ, तो वो मेरे अंदर एक आंदोलन पैदा करता है काम करने का और अलग अलग चीज़ें करने का। मैं बंधने के काम नहीं करना चाहता कि मेरा यही स्टाइल है, मैं इसी में काम करता हूँ, मैं वाटर कलर ही करता हूँ, ऑयल कलर नहीं करता। मैं ऑयल कलर में भी मेरे हिसाब से मैं अच्छा काम करता हूँ, और एक्रेलिक में भी मैंने काम किया है, काफ़ी काम किया है। लेकिन एक्रेलिक मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन हाँ, अगर आप वाटर कलर अच्छा कर सकते हैं, अगर आप एक्रेलिक अच्छा कर ऑयल कलर अच्छा कर सकते हैं, तो आप एक्रेलिक भी अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने किया भी है, और मेरे एक्रेलिक में भी पेंटिंग्स हैं। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जल्दी लेकर आऊँगा। अभी मेरे पास थोड़ा सा साधन की कमी है कि मैं सारे वर्क को इकट्ठा करूँ, उसके फ़ोटोग्राफ्स करूँ, फिर उसको बढ़िया से प्रेजेंट करूँ, तो वो नहीं है, सब सुविधा नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे लाऊंगा, करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं किन किन मीडियम्स में काम करता हूँ। और मैं तो जो है सिर्फ कलर्स में ही नहीं बनता, मैं तो C4X मतलब मल्टी मीडिया में ही काम करता हूँ। मुझसे जो डिमांड होती है कि और मेरा जो मन करता है, मैं उस मीडिया में काम करता हूँ। मैं मिट्टी में भी काम करना चाहता हूँ, स्कल्पचर बनाना चाहता हूँ, करता भी हूँ जहाँ जब मुझे ज़रूरत महसूस होती है, और या मुझे काम कुछ उस तरह का आता है, कुछ म्यूरल्स बनाना हो, तो सब चीज़ों में, सारे मटेरियल में जो अगर ज़रूरत पड़ने पर और मैं काम करता हूँ। लेकिन मुख्यतः मैं एक पेंटर हूँ। लेकिन कॉलेज में सीखा तो मैंने सब कुछ है, मिट्टी का काम भी सीखा है, फोटोग्राफी भी सीखी है। मेरा ऑप्शनल विषय फोटोग्राफी ही था। 2 साल तो हम लोगों को पूरा BFA में सिखाया ही जाता है, हर मीडियम को सिखाया जाता है, हर चीज़ की जानकारी दी जाती है, यहाँ तक कि ग्राफिक प्रिंटिंग का जो काम होता है वो भी सिखाया जाता है। लेकिन मैंने फ़ोटोग्राफी लिया था, तो मैंने ज़्यादा जो प्रिंटिंग के क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया।
बस वही एक क्षेत्र मेरे से बचा हुआ है और बाकी कोई और क्षेत्र बचा नहीं है आर्ट के मामले में जिसमें मैंने काम ना किया हो। तो दोस्तों, अपने आप को मैं बांधता नहीं किसी भी चीज़ में। लोग कहते हैं कि अगर आप वाटर कलर करते हो तो आप वाटर कलर आर्टिस्ट हो, आप ऑयल कलर करते हो तो आप पोर्ट्रेट करते हो तो आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो, आप कंटेम्प्रेरी आर्ट करते हो तो आप कंटेम्प्रेरी आर्ट के आर्टिस्ट हो। ऐसा नहीं है। मैं बंधने में विश्वास नहीं रखता। मैं खुला हूँ, मेरा हृदय खुला है आर्ट के लिए और मेरा हाथ भी खुला है, मेरा दिमाग भी खुला हुआ है। बंध के काम करना मुझे पसंद ही नहीं है। मैं किसी मीडियम में बंधना नहीं चाहता, मैं किसी टेक्निक में बंधना नहीं चाहता। मैं हर तरह के काम को पसंद करता हूँ, हर तरह के काम को करता भी हूँ, चाहे वो आर्टिस्टिक से आर्टिस्टिक हो, चाहे वो कमर्शियल टाइप का जिसको वो लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशन टाइप का काम हो, उसमें भी अच्छा काम होता है तो वो करने में, वो देखने में इंटरेस्ट है मुझे। बस काम अच्छा होना चाहिए और काम अच्छा लगना चाहिए हृदय को। आर्ट हृदय से निकलता है। हृदय जब तक पसंद नहीं करेगा हाथ से वो चीज़ आएगा ही नहीं मेरे हिसाब से। वो तो हृदय से होते हुए हाथों से निकलता है। माइंड का उपयोग ज़रूर होता है, लेकिन माइंड टेक्निक पकड़ने के लिए होता है। उसकी फील, जो आर्ट की फील है तो वो हृदय से होती है, वो माइंड से नहीं होती है। माइंड, आंखें देखती हैं, माइंड उसको क्लिक करता है, फिर वो हमारे हृदय, हमारे दिमाग को भेजता है। दिमाग जो है वो हृदय को एहसास कराता है उसकी फीलिंग्स का। हृदय, जब हृदय की आंख से, कहते हैं ना, हृदय की आंख से देखो तो सब चीज़ अच्छी दिखाई पड़ेगी। तो हृदय की आंख से देखना चाहिए इंसान को। एक आर्ट को देखने के लिए एक हृदय बड़ा होना जरूरी है। एक साफ हृदय, एक का होना आर्टिस्ट का, और ज़्यादातर आर्टिस्टों के पास वो होता है। जो सेंसिटिव आर्टिस्ट हैं वो समझते हैं उस चीज़ को, उनके पास होता है। इसीलिए तो आर्टिस्ट को एक अलग रुतबा प्राप्त है एक समाज में, बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है, क्योंकि वो हर विषय पे सोचता है। वो समाज के विषय में सोचता है, वो समाज की कुरीतियों, बुराइयों और उसमें समाज के आईने के रूप में आर्टिस्ट काम करता है। वो समाज को दिखाता है, आईना दिखाता है। तो अपने पेंटिंग के द्वारा, अपने आर्ट के द्वारा वो समाज को आईना दिखाता है कि ये है समाज की सच्चाई। फिल्मों में भी वही काम होता है। फिल्में भी अलग अलग तरह की बनती हैं, कुछ सामाजिक बुराइयों पे बनती हैं, कुछ सामाजिक आर्ट में भी बनती है जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता, लेकिन वो जीवन की सच्चाइयों को उजागर करती हैं। उसी तरह आर्टिस्ट भी जीवन की सच्चाइयों को उजागर करता है। जो पेंटिंग, जिसको हम लोग कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं, मॉडर्न आर्ट बोलते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको अभिव्यक्त करता है कैनवास पे। किसी भी माध्यम में हो सकता है, वो सिर्फ कैनवास और कलर के माध्यम से नहीं, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। एक आर्टिस्ट का जो होता है वो अपने जो वो मीडियम यूज करता है उसके माध्यम से वो प्रेजेंट करता है उस चीज़ को। अपने अंदर सेंसिटिविटी पैदा करने के भी गुण
मतलब कि किसी के अंदर सेंसिटिविटी होती है, सबके अंदर होती है, लेकिन उसको जगाना भी पड़ता है। होती तो सबके अंदर है, लेकिन सेंसिटिव आदमी जो रहेगा वही उस चीज़ को महसूस कर पाएगा। हर कोई नहीं महसूस कर पाता। हालाँकि फीलिंग्स ऐसी नहीं है, फीलिंग तो सबके अंदर वही होती हैं, लेकिन हमारा कोई पक्ष जो है ज़्यादा उभरा हुआ रहता है, कोई पक्ष जो दबा हुआ रहता है। तो जैसे उसको एक आर्टिस्ट के अंदर फीलिंग्स समझने की, उसको महसूस करने की क्षमता ज़्यादा होती है बनिस्बत आम आदमी के। आम आदमी उस फीलिंग्स को, उस एहसास को अपने ऊपर जब तक उसको नहीं पड़ती है तब तक नहीं समझ पाता। लेकिन आर्टिस्ट दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के दर्द को भी वो पकड़ लेता है, वो महसूस करता है, वो उसमें उतर जाता है। तो यही एक आम आदमी और आर्टिस्ट में फ़र्क है कि आम आदमी वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में व्यस्त रहता है और उससे फीलिंग्स तो उसमें भी हैं, ऐसा नहीं है, वो भी आदमी है और इंसान है, तो उसमें भी प्राण है, तो उसमें भी जान है, तो वो फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन उसके कुछ पक्ष दबे होते हैं। वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जिनको आप पागल भी कह सकते हैं, और दुनिया उन्हें, जो आम लोग हैं, उन्हें पागल की संज्ञा देती है लेकिन वो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, विश्वास मानिए। आप देख रहे होंगे मेरे काम को, और मैं काम बीच में आपको क्या समझाने लगा, क्या बताने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ बोलनी चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। काम तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं ब्रांचेस तो बना लिया हूँ, उधर भी उधर भी, और जैसे जैसे मेरा काम प्रोग्रेस कर रहा है आप लोग देख रहे होंगे। तो आप काम देखते जाइए और मेरी जो कमेंट्री है वो सुनते जाइए। मैं आपको बोर हो सकता हूँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोर नहीं करूँगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कुछ बता सकूँ, समझा सकूँ, और थोड़ा सा जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, मैं उसे मन में नहीं रखता। अब ये पेंटिंग ऐसा ही है कि मैं इसमें एक एक ब्रश स्ट्रोक के बारे में आपको नहीं बता सकता। तो मुझे आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ बातें तो होनी चाहिए जो मैंने आपसे की, और आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँगा, ऐसे ही बकवास जो आपको हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। लेकिन बकवास नहीं है, ये जो मेरी फीलिंग्स हैं मैं इन्हें प्रकट कर रहा हूँ, आपको समझ में आए तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, लेकिन मैं बोलूँगा मेरे जो समझ में आता है, जो मुझे बताना चाहिए, जो मुझे बोलना चाहिए। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि मैं कैसे थोड़ा सा अब अपने काम को निखारते जा रहा हूँ, और काम निखरते जा रहा है, निकल रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके ये थोड़ा देर में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये कमेंट्री मैं बाद में कर रहा हूँ, वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, और मैं यहाँ पे डार्क कलर के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ मैं पर्शियन ब्लू इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें गार्डियन ग्रीन भी है, क्रिम्सन भी है, और पर्शियन ब्लू भी है। कोबाल्ट नहीं, आप डार्क कलर में, हाँ, पर्शियन ब्लू, अल्ट्रामेरिन ब्लू और गार्डियन ग्रीन का, क्रिम्सन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा डार्क कलर बनाने के लिए। मैं ज़्यादातर इसे ऐसे ही कलर से डार्क कलर बनाता हूँ, क्योंकि ब्लैकिश टाइप का थोड़ा होना चाहिए, शाम का समय है, तो ब्लैक कलर हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं, मैं तो इस्तेमाल कम करता हूँ। हालांकि मैं पेंटिंग ब्लैक कलर में मैंने बहुत की है, लेकिन सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में, वो मैं कॉलेज के समय में बहुत बनाया मैंने, पहाड़ और बोट्स,
बोट्स बनाए हैं, पहाड़ बनाए हैं। जैसे पहाड़ पे जो है वो बारिश का टाइम होता है तो फॉगी फॉगी हो जाता है, उसमें फॉग कैसे दिखता है, पेड़ कैसे दिखता है, पहाड़ कैसे दिखता है फॉगी। तो वो चीज़ें मैंने कॉलेज के समय में बहुत किया है। सिर्फ ब्लैक कलर की पेंटिंग में ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर कर। दोस्तों मैं वो आपको बताऊंगा कि मैं कैसे किया था। मैं सीधा ब्लैक कलर पे भी आऊँगा। और कभी कभी मैंने ब्लैक कलर में पर्शियन ब्लू भी मिला के काम किया है। तो ब्लैक और पर्शियन ब्लू ये दो कलर का कॉम्बिनेशन। और पेपर का कलर, जो पेपर अपना वाइट रहता है या हल्का सा, उस समय मुझे हैंडमेड मिलता था, खादी ग्रामोद्योग का आता था, तो वो हल्का सा येलोइश रहता था, उसमें बहुत अच्छा काम होता था। लेकिन अभी वो पेपर ही नहीं मिलता। और अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ खादी ग्रामोद्योग वाला पेपर कहाँ मिलेगा तो मुझे ज़रा सूचित करें ताकि मैं उस पेपर को मंगा सकूं। और जिसमें वाटर कलर होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर खादी ग्रामोद्योग का नहीं चाहिए, जो वाटर कलर के लायक हो। अगर किसी को पता है तो कहाँ मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइए। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ अभी मिलता है। पटना में तो पहले मिलता था, मौर्या कॉम्प्लेक्स में एक दुकान थी खादी ग्रामोद्योग की, वहाँ से हम लोग लाते थे। और उस समय 30-35 रुपये या 50 रुपये तक का पेपर हमने ख़रीदा है वहाँ से, फुल सीट। और वहाँ की सीट भी बड़ी होती थी, डबल सीट भी मिल जाता था। डबल सीट यानी कि आप समझिए 60 इंच के ऊपर का पेपर, 60 इंच और 60 इंच से ऊपर का पेपर मिलता था। चौड़ाई भी उसकी ज़्यादा हुआ करती थी। तो अभी पता नहीं मिलता नहीं है, वो मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पटना आर्ट कॉलेज से हूं और मैंने 91 में एडमिशन लिया था और मैं 97 में वहाँ से निकला। हालांकि 5 साल का कोर्स 4 साल में पूरा हुआ था, क्योंकि उस समय बिहार की स्थिति बहुत ख़राब थी और सेशन यूनिवर्सिटीज़ के बहुत लेट चल रहे थे। इसलिए 97 में दोस्तों मैं फिर वहाँ से निकल कर मुंबई आ गया था और यहीं पर तब से हूँ। मेरा नेटिव प्लेस प्रयागराज इलाहाबाद है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। दोस्तों मैंने अपने बचपन में ही बहुत सारे काम किए हैं और उस समय जो प्रयागराज के प्रमुख आर्टिस्ट थे उनके साथ मैंने बहुत काम किया। बचपन से ही कर रहा हूँ। मेरे सर थे ओम प्रकाश त्रिपाठी, जो मुझे सिखाते थे उस समय। और आर्ट के क्षेत्र में मुझे लाने का श्रेय भी उन्हीं को है और मैं उन्हीं को मानता हूँ अपना गुरु आज तक भी। और वो मेरे गुरु हमेशा रहेंगे, चाहे मैं कितना भी सीख जाऊँ, जान जाऊँ, अच्छा कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ ना कुछ जब भी मिलता हूँ तो प्राप्त करता ही हूँ। श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी चित्रांशु जी इलाहाबाद के बाल भवन में सिखाते थे, वहीं से मेरा उनका परिचय हुआ था। देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे मैं ज़मीन को थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ। जो और दूर में पेड़ पौधे थे वहाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा उसको कलर के पैचेस लगाया हूँ, ताकि थोड़ा सा उसमें दूरी, जो डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, वो क्रिएट हो सके। तो ये ज़रूरी भी है। धीरे धीरे अब काम मेरा जो है बढ़ रहा है अपने अंत की ओर, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों इलाहाबाद के उस समय सब बड़े बड़े आर्टिस्ट जो इलाहाबाद के थे, जैसे जेटली सर, अजय जेटली सर और राम बिरंजन जी थे, जो भी पंजाब या हरियाणा में हैं। और इन रविंद्र कुशवाहा जी इलाहाबाद के, वो भी, ये सब मेरे से बड़े थे। और ये सब उस समय
बीए एमए कर रहे थे, बीए कुछ बीए में थे, कुछ एमए में थे, और मैं बहुत ही छोटा 7-8 क्लास में पढ़ता था। तब से मैं उन लोग के साथ में काम कर रहा हूँ और उन लोग से सीख रहा हूँ। संजय कुमार इलाहाबाद के बड़े आर्टिस्ट हैं, वो भी मुंबई में ही रहते हैं, और वो भी पहले इलाहाबाद में ही थे और अब वो मुंबई में ही हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इन सब लोगों के साथ में मेरा सौभाग्य रहा कि इन सभी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे मुलाकात हुई। मेरे सर ने मुझे सपोर्ट किया, श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी ने इन लोगों से मिलवाया, इन लोगों के मैंने काम देखे और इनके साथ मैंने काम किया, उनसे काम सीखा, जो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो भी थोड़ा बहुत जो भी हो सका कुछ उन्होंने बताया, और कुछ मैंने उनके काम देख के सीखे। तो ये सब होते रहता है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, और अलग अलग ज़िंदगी के मोड़ पे अलग अलग लोग मिलते रहते हैं। मैं मुंबई आया तो मुझे मुंबई में बहुत सारे लोग मिले, शेखर सातरडेकर मिले, वो स्कल्प्टर थे, उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किए। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम किया हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे पहचान में बने। वैसे ही रहने के लिए कुछ दिन के लिए मैं गया था, तो वहाँ पर पेडनेकर सर थे, संतोष पेडनेकर करके, तो वो भी मिले मुझे। वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी खासी दोस्ती हमारी रही, अभी भी है। तो इसी तरह से मैं सभी के साथ उठता बैठता सीखता हूँ, अभी तक सीखता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिस्ट पूरा हो ही नहीं पाता, कोई एक दूसरे से सीखता ही है। और जितना आप काम देखेंगे, काम करेंगे, उतना आप सीखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। काम करना भी है, काम देखना भी है, और टेक्निक, दूसरे की टेक्निक को समझिए, उसमें घुसिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपका खुद का अपना एक टेक्निक भी निकल कर आएगा। अगर आप सोचोगे कि हम अभी एक टेक्निक बना लें, तो पहले शुरू में अपने ऐसे ही अपनी टेक्निक नहीं बन जाती। आप लोगों को समझोगे, उनकी टेक्निक्स को समझोगे, तो फिर आपकी, जब सबको आप देखोगे, उसको महसूस करोगे, तब आपकी अपनी एक टेक्निक बनती है धीरे धीरे करके। जितना भी आप काम करते जाएंगे, हो सकता है शुरू में आपको कुछ इन्फ्लुएंस आए, कुछ लोगों के काम देख कर और उनके काम का प्रतिबिंब आपके काम में नज़र आए, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम का चीज़ नहीं है शुरू में। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, आपकी अपनी टेक्निक आती जाएगी, ये हकीकत है। तो आप काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे दिखाइए, अगर हो सकेगा तो मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आपका की अच्छाई है काम में, किस चीज़ को आप उभारें, किस चीज़ को आप डिलीट करें अपने काम से। अब दोस्तों देखिए, मैं फ्रंट का जो मैंने वो झाड़ी टाइप का थोड़ा सा फ्लो दिया था, अब वहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा झाड़ी टाइप का है यहाँ पर बनाऊँगा, ताकि वो जो इस पेंटिंग में पर्सपेक्टिव है ना, वो और क्रिएट हो। तो उस पर्सपेक्टिव को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस वेट देना होगा, यहाँ पे वेट देना होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर बनाना होगा। वो आप देख रहे हैं जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो झाड़ी को थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा डार्क रखना होगा। ये सब चीज़ें होती हैं, वो समझने पे है, काम करने पे है। अभी देखिएगा धीरे धीरे आएगा वो। और वहाँ पे कुछ बाली जैसे कुछ झाड़ी से निकली रहती है, वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आप देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होता है दोस्तों एक आर्टिस्ट के लिए, आर्ट को देखना, महसूस करना, आर्ट बनाना, समाज को देखना। समाज से भी बहुत कुछ हम लोग जो सीखते हैं, उन सब चीज़ों को अपने पेंट के माध्यम से या फिर अपने जो भी हम मीडियम इस्तेमाल करते हैं, उस मीडियम के माध्यम से कैसे
प्रकट कर सकते हैं। ये सब सोचना चाहिए, और कैसे, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे। सोचिए, कीजिए, एफर्ट लगाइए, तभी कुछ हो पाएगा। मैं यहाँ दोस्तों थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ कॉर्नर पर नीचे जो बना रहा हूँ ग्रास और पेड़ और वो बालियाँ, जो कुछ या जो भी कह लीजिए, जो आपको लगे, तो इससे कितना पर्सपेक्टिव आ गया है, थोड़ा दूरी क्रिएट हो गई है। ये मैं इस साइड पे किया, थोड़ा सा मैं लेफ़्ट साइड में भी करूँगा ताकि हमारा कंपोजिशन को बांधूँगा। देखिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा, इतना नहीं, थोड़ा सा करूँगा मैं, ज़्यादा तो जैसे राइट साइड किया उतना नहीं, थोड़ा सा उससे कम करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर, क्योंकि वो मुझे कंपोजिशन बांधना भी है और वो जगह मुझे बहुत ब्लैंक लग रही थी, खाली लग रही थी, तो वहाँ पर कुछ आए, कुछ बनाना है मुझे, तो वहाँ भी मैं ऐसे घास टाइप का थोड़ा सा और
डालियाँ, पतली पतली डालियाँ, पतला पतला ग्रास, जो भी होता है, पत्तियाँ, टहनियाँ कह लीजिए, पत्तियाँ कह लीजिए, ग्रास कह लीजिए, मैं वो वहाँ पे क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे मैं कोई ग्रीन कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर, क्योंकि शाम के टाइम का चीज़ें हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो थोड़ा सा डार्क दिखेंगी, तो मैं यहाँ सिर्फ पर्शियन ब्लू, अल्ट्रा मैरीन ब्लू और अंबर और क्रिम्सन, बर्डियन ग्रीन, यही सब, बस इतने ही कलर में मैं जो ये बना रहा हूँ, ये सब बना रहा हूँ। और मैं फिर बता दूं कि मैं कैमल कलर से ही काम कर रहा हूँ, मेरे पास कैमल कलर ही है और मैं इसी से काम करता हूँ। मैं किसी कैमल का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इंडिया का जो मिलता है, जो सबसे सस्ता चीज़ है हम इंडियन के लिए, और हमने बचपन से इसी में काम किया है, तो वही हम बोल रहे हैं और कुछ नहीं, कोई ब्रांड प्रमोशन वगैरह नहीं है। लेकिन जो मेरे पास उपलब्ध है मैं उसमें काम करता हूँ और इसी से तो हमने सीखा है। हमारे पास पहले होता क्या था, हैंडमेड पेपर और कैमल का कलर। अभी तो कैमल का कलर भी काफ़ी महंगा हो गया पहले से। जब हम लोग कॉलेज में थे तो पूरा डिब्बा उठा लिया करते थे। एक कलर का हम लोग डिब्बा उठाते थे, उसमें 5 या 6 पीस आता था पूरे पैकिंग में, सिर्फ एक कलर का डिब्बा। तो ऐसे अलग अलग जो हम लोग ज़्यादा कलर में इस्तेमाल करते थे वो हम लोग डिब्बे में ही ख़रीद लिया करते थे। और उस समय कुछ बहुत सस्ता था, 7 रुपये 8 रुपये शायद एक पीस पड़ता था, 10 रुपये 12 रुपये जो भी है, इससे ज़्यादा नहीं था। 15 रुपये से ज़्यादा मेरे ख्याल से कभी रहा नहीं, 20 रुपये से। लेकिन आज की डेट में कलर बहुत महंगा हो चुका है, कैमल का भी। समय के अनुसार सब बदलता ही है, जैसा आपको पता ही है। अब कैमल प्योर कैमल नहीं रहा, अब कैमल कलर जो है कंपनी जो है वो प्योर इंडियन कंपनी नहीं रही। अब कैमल चाइनीज़ कंपनी के साथ में टाई अप कर लिया या फिर उसको बेच दिया, पता नहीं क्या है मामला, वो वही जाने। कैमल कोरियो करके, शायद कोरियो ही बोलते हैं उसको, तो कंपनी का नाम हो गया है। दोस्तों अब मैं बर्ड्स बना रहा हूँ, जो स्मॉल, ये बर्ड्स जो छोटे छोटे हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं सीन में, या कोई हम लोग लैंडस्केप में बनाते हैं, ये भी हमारा जो है ना पर्सपेक्टिव क्रिएट करने का काम करता है। और ये अच्छा भी लगता है, ये नेचर में होता भी है। नेचर में पक्षी, पेड़ पौधे, आसमान, ग्रास, वाटर, नदी, यही सब तो होता है। तो ये जो पक्षी हम लोग बनाते हैं, इससे भी पर्सपेक्टिव एक तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। और पर्सपेक्टिव क्रिएट होती है बड़ा छोटा, जितना ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि हम टॉप पेपर पे जाएंगे, पेपर ऊपर की ओर, उतना हम लोग बड़ा बनाएंगे। जितना हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास आएंगे तो उतना हम लोग छोटा पक्षी बनाएंगे। तो उससे एक जो कहने का मतलब है पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है और दूरी क्रिएट होती है कि हमें ऐसा लगेगा कि एक दूर तक जा रहा है ना। तो ये सब एलिमेंट्स हैं जो पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं ड्राइंग में, एक पेंटिंग में। हो सकता है दोस्तों अभी मेरा पैलेट पूरा दिखता नहीं है मेरे वीडियो में, मैं आगे कोशिश करूँगा कि मेरा जब मैं शूट करूँ तो मेरा पैलेट जो है वो पूरा दिखे, कहाँ पर क्या कलर है और मैं कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ।
ये पता भी चलना चाहिए। आगे मैं कोशिश करूँगा कि पूरी अच्छी तरीके से वीडियो शूट हो पाए। दोस्तों अब मैं थोड़ा इसको मर्ज कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ कलर को, जो एक्सेस है या फिर हार्ड जहाँ दिख रहा है उस चीज़ों को मैं कहीं से उठा भी ले रहा हूँ टिश्यू पेपर से कलर को। ताकि वो लाइट डार्क ही हो गया है वहाँ पे, तो थोड़ा सा वो पतले ब्रश से उसको सिर्फ पानी लेकर ब्रश में हल्का कलर को उठा लेंगे तो वो उठ जाएगा, मिक्स भी हो जाएगा। दोस्तों जब ये हम लोग टेप हटाते हैं, जब एक कंप्लीट हो जाता है वर्क, तो वो टेप हटाते हैं तो काफ़ी उसका, जब हम वाटर कलर को माउंट करते हैं यानी कि वो टेप हटाते हैं तो एक वाइट पट्टी दिखती है, तो उसे काफ़ी अच्छा जो है उसके जब बॉर्डर कट जाते हैं तो अच्छा दिखता है। अभी क्योंकि टेप के ऊपर भी कलर आ गया है, वो गंदा दिख रहा है, तो टेप हटाने से फिर वो, और जब वाटर कलर ग्लास में जाता है और फ्रेम हो जाता है तब वाटर कलर की वैल्यू और भी दिखती है। अभी इसी चीज़ को अगर आप यही पेंटिंग को अगर आप फ्रेम करके देखेंगे और वाटर कलर में जब आप फ्रेम कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा चौड़ा वो हो, आपका माउंट थोड़ा चौड़ा दिलाएं। एक आध इंच का, एक इंच का, 2 इंच का माउंट मज़ा नहीं आता है। कम से कम 3 से 4 इंच का माउंट होना चाहिए। और हमेशा नीचे की ओर जो होता है, चाहे हमारी पेंटिंग खड़ी में हो या आड़ी में हो, नीचे की तरफ जो है, मान लीजिए बगल में हम और ऊपर में हम 4 इंच दे रहे हैं तो नीचे में 5 से 6 इंच ज़रूर रखें। कम से कम 5 इंच रखें, नहीं तो 6 इंच आप रख सकते हैं। तो वो उसका जो वेट है, जो उसका ब्यूटी है, और वो बढ़ जाती है। और फ्रेम ऐसा यूज करें कि ज़्यादा कलरफुल ना हो, एकदम प्लेन कलर में हो, फ्लैट हो। उसमें वो गोल्डन वाला फ्रेम रहता है तो वो सब मज़ा नहीं आता, वो सब देखने में फिर वो नहीं दिखता। वुडन फ्रेम हो तो बहुत अच्छा वुड टाइप का दिखे, लाइट जो ब्राउन में होता है वो वुड टाइप का दिखता है। वो वुड टाइप में कोई भी कलर अच्छा दिखता है, तो उसमें वुडन टाइप का फ्रेम हो तो बेटर। और वाइट माउंट हो, या फिर आप अपनी पेंटिंग के अनुसार भी माउंट चुन सकते हैं कि पेंटिंग के कलर के अनुसार भी माउंट बन सकता है। अब जैसे हम लोग डार्क पेंटिंग किया करते थे, जैसे ब्लैक कलर में, तो हम लोग ब्लैक माउंट दिया करते थे। ब्लैक माउंट भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो हर पेंटिंग में अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन वाइट माउंट हर पेंटिंग में अच्छा दिखता है। और अपनी अपनी चॉइस होती है, खैर उसमें कि आपको कैसे अच्छा दिख रहा है। कलर भी अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, तो आपने किस कलर के उसमें पेंटिंग बनाया है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि आप माउंट कौन सा लें। दोस्तों अब ये मेरा पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है, और
मैं जो फाइन ट्यून करना बोलते हैं वो कर रहा हूँ। जो मुझे हार्ड लग रहा है जहाँ पर भी, उसे मैं थोड़ा सा वाटर लेके मिक्स कर रहा हूँ ताकि वो हार्ड ना लगे और मिक्स हो जाए। उसकी हार्डनेस ख़त्म करने के लिए मैं ये पेन चला रहा हूँ। खाली पानी लेके मैं खाली उसको हल्का हल्का जो है, कोई कलर खास लिया नहीं है मैंने, हमारा पानी ही है। ये हल्का हल्का जो है मैं उसको कर रहा हूँ ताकि हार्डनेस जो है वो निकल जाए, स्मूथनेस आ जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लास्ट का, कि अपने वर्क को आप फिनिशिंग टच कैसे देते हो, ये ज़रूरी है। अब मैं ये दोस्तों देखिए पानी लेके और एक थोड़ा फ्लैट ब्रश लेके मैं पानी का जो वेव्स होता है, जो लहरें होती हैं, जो हल्की सी दिखती हैं ना लाइनें, वो बना रहा हूँ ताकि वो पानी का क्रिएशन आ जाए वहाँ पे, कि वहाँ महसूस हो कि पानी है। हालांकि रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है, लेकिन वो ये और जो है उसे डिफाइन कर देगा, थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा काम उठा लूँगा। कलर को सिर्फ पानी लगाना है और टिश्यू पेपर से कलर को उठा लेना है। तो इससे जो है पानी जो है वो थोड़ा सा क्रिएट होगा। पानी जैसा वहाँ महसूस होने लगेगा। देखिए कहीं कहीं ये देखिए, ये मैं टिश्यू पेपर लगा के थोड़ा वाइटनेस थोड़ा सा आ जाए कि हाँ, जब पानी जब चलता है या थोड़ा सा रहता है उसमें हल्की फुल्की जो भी लहर उठती है या लहर रहती है तो चमकता है। उसी चीज़ को मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत हल्का हल्का कहीं मैं कर रहा हूँ। अभी ये अंतिम क्षण चल रहे हैं सर दोस्तों मेरी पेंटिंग। थोड़ा पास में हम ज़्यादा करेंगे तो कई लाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम उठा रहे हैं पानी, कलर को उठा रहे हैं पेपर से। जहाँ जहाँ पानी लगाएंगे टिश्यू पेपर रखेंगे तो वहाँ से कलर थोड़ा उठ जाएगा। यही सब टेक्निक होती है कि किस चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए।
दोस्तों मैं बीच बीच में आपको याद दिला रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल की मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बना के लाता रहूँ, सिखाता रहूँ, बताता रहूँ आर्ट के बारे में और कुछ आगे चल के मैं और भी बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग मीडियम पे काम करूँगा और दिखाऊँगा आपको कैसे काम किया जाता है, सिखाऊँगा। हर मीडियम में सिखाऊँगा, कोई मेरे लिए बंधन नहीं है। मैं हर काम को करना जानता हूँ और अपने हिसाब से मैं सही करता हूँ। जो मुझे आता है मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा, बताऊँगा। बहुत मीडियम है, आप थक जाएंगे काम देखते देखते, सीखते सीखते, लेकिन हर आदमी की ज़रूरत अलग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हर कोई जुड़े जो अलग अलग विद्या में काम करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो लोग कुछ वाटर कलर हो सकता है कि उनको पसंद होगा तो वाटर कलर वाले जुड़ें, कुछ ऑयल कलर वाले पसंद हो सकता है तो वो जुड़ें। मैं अपने क्षमता के अनुसार आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। जो भी मेरी क्षमता है आप देखेंगे ठीक ठाक है। और देखा आपने, मैं टेप निकालने के बाद ये कितना प्यारा दिखने लगा और हर चीज़ इसमें है जो आना चाहिए था, स्मूथनेस, फ्लो और पर्सपेक्टिव। ये एक मेमोरी ही है, लैंडस्केप है, लेकिन ये इमेज मैंने कहीं देखा जरूर है। एक फ़ोटो देखी थी, शायद मैंने फेसबुक पे देखी थी, तो वो जो है ना वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि हाँ अगर कभी मैं बनाऊंगा तो इसको मैं बनाऊंगा। तो वो मैंने याद कर लिया और बनाना का समय आया। आज तो मैं उसे बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि अब मैं अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसे जब इसे ग्लास में डालेंगे, जब इसे आप फ्रेम कर देंगे तो ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत दिखेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह बनाइए और काम कीजिए, सीखिए। और कुछ कमी हो, कुछ आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या कुछ आपको पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, तो आप देख सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं फ्री में। यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं मांगा जा रहा, कोई आपसे वो नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, लेकिन बस इतना ही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच सके। जिनके पास टीचर को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जो खर्च नहीं करना, जिनके पास खर्च करने के लिए नहीं है, वो इस वीडियो को देख के सीख सकें, मुझसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो आर्ट को मैं बेचना, मतलब कि सिखाने के पर्पस से बेचना नहीं चाहता। हाँ, ये है कि पैसे की ज़रूरत सभी को है, मुझे भी है। अगर कोई पर्सनल मेरा टाइम देगा, कोई सीखना चाहता है तो वो अलग बात है, उससे मैं चार्ज करूँगा। लेकिन अब ये मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।